दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। YouTube पर बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो पर कमेंट कर और इसे लाइक तथा शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। हाल ही में गुजरात के पाटन में एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण एक छात्र की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस जूनियर छात्र को लगातार 3 घंटे तक प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही अंबिकापुर के हॉली क्रॉस महिला महाविद्यालय में भी रैगिंग का एक मामला सामने आया है। इस महाविद्यालय में एक छात्रा ने सहपाठियों और सीनियर छात्रों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कुछ समय पहले रैगिंग के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वेंकटेश ने दोषी छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि आप रैगिंग जैसे घृणित कृत्य में लिप्त होंगे तो आपके कॉलेज आने का क्या लाभ है। ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से बेहतर होगा कि आप अनपढ़ और अशिक्षित ही बने रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद प्राप्त कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह मनोरोग का शिकार है। इसी तरह कुछ समय पहले रैगिंग के एक अन्य मामले में भोपाल की जिला अदालत ने 4 छात्राओं को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे समाज को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन पर सवाल उठाने के साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। दरअसल रैगिंग झेल रहे छात्र दोहरे शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे छात्रों का एक तो शारीरिक शोषण होता है जो सीनियर छात्र करते ही हैं, लेकिन जब इस शारीरिक शोषण का प्रभाव मानसिक शोषण के रूप में होता है तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। अब हमें यह सोचना होगा कि सीनियर छात्रों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जाए। रैगिंग एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। रैगिंग लेने वाले सीनियर छात्र अपने साथ हुआ बुरा व्यवहार जूनियर छात्रों पर दोहराना चाहते हैं। इसके साथ ही सीनियर छात्रों में अपने आप को बड़ा सिद्ध करने एवं रोब झाड़ने की प्रवृत्ति काम करती है। दूसरी ओर रैगिंग के द्वारा जूनियर छात्रों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है और वे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे छात्र कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसे मनोवैज्ञानिक रूप से ही हल किए जाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रैगिंग रोकने के लिए नियम कानूनों का पालन ही न किया जाए। ऐसी घटनाओं में आरोपी छात्रों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। रैगिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से जहां एक ओर सीनियर छात्रों को एक नया सबक मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जूनियर छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ऐसे मामलों में आरोपी छात्रों को बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। कड़ी सज़ा न देने के पक्षधर लोगों का मानना है कि कड़ी सज़ा से आरोपी छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना बढ़ जाएगी। युवा होने के नाते उनकी आगे की ज़िंदगी को कठिनाई में डालना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि रैगिंग के माध्यम से जूनियर छात्रों का शारीरिक और मानसिक शोषण कर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बच्चों को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाना और अंततः उन्हें मौत के मुंह में धकेल देना गंभीर अपराध नहीं है? निसंदेह यह गंभीर अपराध है और इस गंभीर अपराध की सजा भी कड़ी ही होनी चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश है कि रैगिंग की घटना के लिए संस्थान को जिम्मेदार माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पत्र भेजकर
रैगिंग रोकने के निर्देश देता रहता है। हर शिक्षण संस्थान दाखला देने से पहले छात्रों से हलफनामा भी लेता है कि रैगिंग जैसी घटना में शामिल पाए जाने पर उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। रैगिंग रोकने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समितियां भी बनाई जाती हैं। ऐसी घटनाएं होने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी है, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद रैगिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अब तो यह प्रवृत्ति पब्लिक स्कूलों में भी बढ़ रही है। पिछले दिनों कुछ पब्लिक स्कूलों में भी इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आई थी। हालांकि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के प्रयास होते दिखाई देते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूलों में ऐसी कोई कोशिश होती दिखाई नहीं देती है। कई बार संस्थान ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास ठीक उसी तरह है जैसे बीमार व्यक्ति द्वारा रोग को छिपाने का प्रयास करना। रोग को जितना छिपाया जाएगा वह उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। इस रैगिंग रूपी रोग को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में बेहतर माहौल बनाना होगा। उन्हें छात्रों के अंदर व्यवहारिक रूप से नैतिक मूल्य विकसित करने की कोशिश करनी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शिक्षण संस्थान भाषणों में तो नैतिक मूल्यों की बात बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ऐसा कोई प्रयास होता दिखाई नहीं देता है। हमें यह समझना होगा कि रैगिंग की घटनाएं कानून के बल पर रुकने वाली नहीं हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। जो बच्चे रैगिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके अभिभावकों को यह जानने का प्रयास करना होगा कि उनके बच्चों के अंदर श्रेष्ठता और रोब गालिब करने की भावना क्यों पनप रही है। अगर इस तरह के मामलों में अभिभावक हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो यह समस्या और अधिक बढ़ेगी। कुछ वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान 19 वर्षीय छात्र अमन काचरू की मौत हो गई थी। उस समय अमन काचरू के पिता राजेंद्र काचरू ने रैगिंग रोकने और रैगिंग पर कानून बनाने के लिए एक अभियान चलाया था। रैगिंग रूपी सामाजिक अभिशाप को रोकने के लिए एक बार फिर ऐसे ही अभियान की जरूरत है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।